नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन भी पूरा हो गया। सभी लोगों के लिए अलग अलग विषय तय किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, भाजपा शासन के 8 साल के दौरान लोगों के जनजीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराना विषय मुख्य रूप से शामिल रहे। शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओपी धनखड़ और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने दूसरे दिन शिविर में रखे गए विषयों पर जानकारी दी। देखिए, पिछले 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 साल पहले सुबह उठते थे तो समाचार पत्रों में कोई ना कोई घोटाला होता था। आज कोई समाचार पत्र में इस तरह की खबर सुनने को नहीं मिलती और हर क्षेत्र में गरीबों के जीवन में, किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, छात्रों के जीवन में, उद्योगपतियों के जीवन में, सैनिकों के जीवन में इतने बदलाव आए हैं। अब सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था, गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर उसका सैचुरेशन किया जाता है, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन। कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर अलग अलग नेता अलग अलग बात रख रहे हैं और यहाँ बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए भी समय दिया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की शंकाएं होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो शिविर है, यहाँ पर जो पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में बताया जाता है। देखिए, सुबह का सत्र नेतृत्व विकास, कार्यकर्ता विकास पर था। उसके बाद का दूसरा सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, क्योंकि भारत जो राष्ट्र किसी एक राज्य से नहीं बना, भारत यहाँ की कल्चर के कारण एक देश बना है। यहाँ राज्य तो छोटे छोटे बहुत सारे थे, दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था। हमारा देश इसलिए एक है और इसी कारण से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी, आसेतु हिमालय। आप देखते होंगे भाषा अलग अलग है लेकिन साहित्य एक ही है। जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। निश्चित ही आज के जो दोनों सत्र थे बहुत ही अच्छे वक्ता थे। पहला सत्र हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लिया था। नेता में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से कार्यकर्ताओं से व्यवहार होना चाहिए, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि एक कार्यकर्ता नेता भी होता है, एक जगह वो नेता कार्यकर्ता बन जाता है। तो इस तरह के जो गूढ़ विषय ना करके बहुत तरीके से जो हम सबको बोलेगा। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन 7 सत्र आयोजित किए गए। सभी सत्रों के लिए अलग अलग विषय तय किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, बीजेपी शासन के 8 साल में लोगों के जीवन में आए बदलाव, अमृतकाल की तैयारी और घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराना जैसे विषय मुख्य रूप से शामिल रहे। बता दें कि शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद पुत्र विजेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो बड़ा फायदा होगा, गठबंधन के साथ लड़ने में बीजेपी का ही नुकसान है। बीजेपी तो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह आज फरीदाबाद में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और जहां पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि गठबंधन से बीजेपी को ही नुकसान है। बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सक्षम है, यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का। चौधरी वीरेंद्र सिंह सूरजकुंड में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
वहीं हरियाणा बीजेपी के मीडिया प्रमुख संजय शर्मा से प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमारे फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने बातचीत की। इस दौरान जहां उन्होंने एक तरफ प्रशिक्षण शिविर को लेकर बात कही तो दूसरी तरफ विरोधियों पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा संजय शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजय शर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज क्या हुआ, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, किन नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। संजय शर्मा जी, सबसे पहले आपका हर खबर में स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। सर, आज क्या विशेष हुआ? पहला सत्र प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने नेतृत्व के गुण कैसे विकसित हो सकते हैं कार्यकर्ता में और क्या क्या गुण वो होने चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से आगे बढ़ता है, नेतृत्व करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे अनुशासित हो, ईमानदार हो, दूसरों को सुनने की क्षमता रखने वाला हो, ऐसे सब विषयों पे डिटेल्स में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ आपसी विचार विमर्श करते हुए इस विषय को रखा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का लाभ उनको मिले, तो उसमें एक अच्छा नेता ही उन चीज़ों को नीचे तक पहुंचा सकता है। हमारा जो दूसरा सेशन था वो सेशन आदरणीय श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने लिया, जो हमारे वैचारिक अधिष्ठाता के नाते वो काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के प्रमुख रहे हैं। तो हमारा जो मूल विचार है भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कि ये जो भारत भूमि का टुकड़ा है, ऊपर हिमालय से लेकर नीचे समुद्र तक, जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, ये जो सारा क्षेत्र है इसकी हम संतान है। तो ये जो भारत का टुकड़ा है ये आपस में किस तरह से बंधा हुआ है और किस तरह से हमारे विचार की सीमाएं गंधार से लेकर वर्मा तक फैली हुई हैं। तो ऐसा एक पूरा राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी प्रभु मुहूर्त दिन देखी, वैसे जिन व्यक्तियों के मन में जिस तरह का विचार होता है वो दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। तो मुझे उनकी बात पे ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, इसी में मैंने सब कुछ कह दिया। कुछ कांग्रेसी भी काला झंडा दिखा के प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, नहीं, उनका काम है, वो करें, लेकिन कम से कम लोक मुद्दों को उठाएं, लोगों की सेवा करने जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं उस तरह से वो करें। विपक्ष का जो रचनात्मक विरोध होता है वो करें, लेकिन केवल झूठ बोल करके, झूठी बातों लोगों में फैला करके, झूठे आंकड़े पेश कर करके, जैसे उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल झूठे आंकड़े जो पेश किए हैं, ऐसे ना पेश करें। बिल्कुल, देखिए ये हैं संजय शर्मा, मीडिया इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका साफ तौर पे कहना है हमारे लिए सत्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम तो सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं। लगातार जो सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, इसी के लिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे अमृता अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधायक राजेश नागर और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अस्पताल का उद्घाटन 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमृता अस्पताल का लाभ फरीदाबाद और हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश के मरीजों को मिलेगा। इतना ही नहीं, विदेशों से आए मरीजों का भी यहां पर इलाज होगा। इस अस्पताल का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मिलेगा और उनकी कोशिश रहेगी कि आयुष्मान कार्ड धारक भी इसका लाभ ले सके। चौबीसों बेड का अमृता हॉस्पिटल यहाँ बना है और वर्ल्ड क्लास इसमें इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 300 बेड तो पीडियाट्रिक के लिए है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सभी सुविधाओं से इसमें दी गई हैं। हरियाणा में बिजली विभाग ने बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान के तहत 20,000 जगहों पर चेकिंग की गई। इनमें से 3,000 से भी ज्यादा स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई।
कुल 6.5 मेगावाट की बिजली चोरी के मुकाबले 9.82 करोड़ रुपए के जुर्माना को भी ठोका गया और वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 1-1 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी गई। आपको बता दें कि 495 टीमों ने एक साथ चेकिंग शुरू की और सुरक्षा की दृष्टि से टीमों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। खासकर फैक्ट्री, दुकानें और शहरी क्षेत्रों में साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं की टीमों के निशाने पर रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए इन लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम कंटिन्यूस करते रहते हैं हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। ये हमारा 4th था जो साइमल्टेनियसली रेड पूरे हरियाणा में हुआ। कोई 500 टीमें थी, 506 टीमें, और एक टीम में 8,000 आदमी, 7,000 उसमें पुलिस के आदमी भी होते हैं। कई जगह फोर्स की जरूरत पड़ती है और बाकी हमारे डिपार्टमेंट के एक्सीज, एससीज, आपके एसडीओ, जेई सब लोग होते हैं। सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था पूरे हरियाणा में, रात 10 बजे तक रहा। कोई 19,788 टोटल हमने रेड करे और उसमें आप ये समझिए कि 3,000 से ज़्यादा लोग चोरी करते पकड़े गए, जिसमें हमारी रिकवरी जो थी वो 9.82 मतलब 10 करोड़ के, आप समझिए 10 करोड़ की रिकवरी हुई। और इसके बाद जो 6.5 मेगावाट की चोरी पकड़ी गई, 6.5 मेगावाट से चोरी ऊपर। तो एक बड़ा एक मैसेज था, जो इधर उधर चोरी करते हैं वो ठीक हो जाएंगे। जिस आदमी ने मीटर नहीं ले रखा वो अपना मीटर ले लेगा, मीटर की फीस जमा होगी। उसके बाद हमारा जब पावर चलेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरी बंद होगी, एक डर भय आ गया। ये करना जरूरी था कि एक्सरसाइजेज है जो करे जा रहे हैं। बाकी सब एमएलएज हैं, पिछली बार भी एक हमारा इनवैलिड नहीं हुआ, भाई ट्रेनिंग कैंप है उनको दिया जा रहा है। तो इसके राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा भी वो बातें कर ली जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में तो वोट डालना है, हर एमएलए इतना सूझवान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर और अदर इश्यूज है वो भी डिस्कस होते हैं। अच्छी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जनता से जुड़ी हुई है, तो एक फीड इनपुट मिला करते हैं, सब दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, एक तरफा इलेक्शन है, फाइट तो है ही नहीं, क्योंकि सब जगह बीजेपी की है। जहाँ तक लोकसभा, राज्यसभा देखें वहाँ 2/3 मेजोरिटी हमारी है। सबसे बड़ा तो उनकी संख्या 800 है, हमारी तो कोई 118 है। तो हर तरीके से हमारा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, कोई आदमी क्या बोले उस आदमी को आम आदमी नोटिस नहीं लेता। ठीक बात हो, रचनात्मक बातें हों, उनको लोग सुनते हैं। हर आदमी पंजाब में अलग अलग भाषा बोलते हैं। उन्होंने चुनाव होते ही भिंडरावाले का नाम दिया। अब जनता अपना तय करती है। भिंडरावाले के एक युग गया, लोगों ने समाप्त कर दिया, लोगों ने कोऑपरेट नहीं करा, भिंडरावाले आउट हो गए। अब ये जो बातें हैं ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। आप रचनात्मक बातें करें, देश को आगे बढ़ाने की बातें करें, आप पब्लिक को मैसेज दें कि हम आपसे चुन के आपका धन्यवाद करते हैं, हम अच्छे काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आम लोगों का विकास हो। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। प्रदेश में पंचकूला में 16 टीमें जांच में लगी थी और 1090 जगहों पर जांच हुई। 48 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए और 13.47 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया। अंबाला में 24 टीमें थी जिसमें 1791 जगहों पर जांच हुई। 126 चोरी के मामले सामने आए और 35.26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। कैथल सर्कल में 24 टीमें लगी थी, 1264 जगहों पर जांच हुई। 193 जगहों पर चोरी के मामले सामने आए और 12.4 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। करनाल में 38 टीमें रही, 1188 जगहों पर जांच हुई और 169 चोरी के मामले पकड़े गए और 98.74 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रोहतक सर्कल में 23 टीमें थी, 1623 जगहों पर जांच हुई। 239 चोरी के मामले सामने आए और 53.68 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। झज्जर में 23 टीमें रहीं, 1349 जगहों पर जांच हुआ और 230 बिजली चोरी के मामले सामने आए। 56.43 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। फरीदाबाद सर्कल में 21 टीमें जांच में लगी,
310 जगहों पर जांच की गई, 135 चोरी के मामले सामने आए और 103.28 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। पलवल में 21 टीमें रहीं, 330 जगहों पर जांच हुई और 149 बिजली चोरी के मामले सामने आए और 42.5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। रेवाड़ी में 18 टीमें रही, हिसार सर्कल में 26 टीमें रही, 540 जगहों पर जांच हुई, 104 बिजली के चोरी के मामले सामने आए और 22.1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। फतेहाबाद में 13 टीमें थी, 552 जगहों पर जांच हुई और 64 चोरी के मामले सामने आए और 11.78 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। जिन सर्किल में 18 टीमें रहीं और 515 जगहों पर जांच हुई, 109 बिजली चोरी के मामले सामने आए और 17.26 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। तो बिजली चोरी के खिलाफ प्रदेश में आज बड़ा अभियान चला, जिसमें करोड़ों रुपए का जुर्माना पूरे प्रदेश में किया गया है बिजली चोरों पर। वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सितंबर महीने में हो सकते हैं, इसके लिए सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और पूरी तरीके से तैयार है। जहां तक तारीख की बात है तो यह चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग ही तारीख तय करेगा। उन्होंने मुझे बताया था इंडस्ट्री को लेकर उनको जो मूलभूत सुविधाएं इंडस्ट्री में सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, उनमें काफ़ी परेशानियां उनको लगती थी। अभी बड़े मुद्दे उनके थे, हमारे संज्ञान में आए हैं। मैंने आश्वस्त किया, हमने कमेटी बनाई एडीसी की अध्यक्षता में, उसमें हमारे उद्योगपति भी होंगे, हमारे अधिकारी भी होंगे। मंगलवार की उसकी मीटिंग रखी है, एक पूरा रोड मैप बना के ब्लू प्रिंट पूरे जितने भी, क्योंकि गुड़गांव के बाद अगर मैं कहूँ जज्जर जिले में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री। वहीं पंचायत चुनाव से ठीक पहले इनेलो नेता अभय चौटाला अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लगे हुए हैं। इसी के तहत प्रदेश भर में इनेलो की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो के महासचिव अभय चौटाला अंबाला में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी वर्करों को पंचायत चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा सरकार पर बरसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में घोटाले हो रहे हैं, गुंडागर्दी चरम पर है, अब तो विधायकों को भी धमकियां आने लगी हैं। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो जिला पंचायत के चुनाव को पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और दूसरी पार्टियों को भी सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए चुनौती देती है। वहीं सांसद नायब सिंह सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि नायब सैनी को कुछ बोलने से पहले सोच विचार करना चाहिए। सबको पता है कि उनके पास 2014 से पहले क्या संपत्ति थी और अब भ्रष्टाचार की कितनी कमाई उनके पास है। वहीं नारनौल में नई मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस गबन के बारे में लिखित में शिकायत दी है और लोन इंचार्ज के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। बैंक मैनेजर गौरव शर्मा का कहना है कि बैंक के ऑडिट के समय यह मामला सामने आया, जिसमें तकरीबन 37 फर्जी अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर की गई है, जिसके बारे में जब लोन इंचार्ज से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका नंबर नहीं मिला और उन्हें कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई, जिसको लेकर वो जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर चुके हैं। वहीं बवानीखेड़ा क्षेत्र के खेड़ी गांव में अधिकारियों के रवैये से नाराज मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और कामकाज को बंद कर दिया। मनरेगा मजदूरों ने अधिकारियों से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की प्रशासन से मांग की। मजदूरों
का आरोप है कि उन्हें समय पर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं दी जा रही है और उन्हें कार्य पर लाने ले जाने की कोई उचित सुविधा भी नहीं दी जा रही है, जिससे मजदूर अपने खर्च से प्रतिदिन कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो हड़ताल पर निकल पड़ेंगे। हमारे पैसे भी पूरे नहीं आते हैं, इसलिए हमने आज धरना नू धरिया है। भाई हमारी पेमेंट भी पूरी होनी चाहिए, हमारा 25 फुट होना चाहिए, कम होना चाहिए, 20 भी होना चाहिए, मामू नहीं कहते 25 होना चाहिए। एक करने हमारा 25 हो जा, ज्यादा से ज्यादा। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा, मौका वारदात नहीं देख रहा कि भाई हम किस प्रकार से काम मजदूरों पर ले रहे हैं या मजदूर कर रहे हैं। मजदूर अपने ढंग से काम कर रहे हैं तो भी ये कह रहे हैं भाई हम काम नहीं करेंगे, भाई हम तो दिहाड़ी इतनी ही देंगे जितना मतलब काम करेंगे। तो एक बार समस्या ये है हमारी कि अधिकारी आए और समस्या का समाधान निकाले, यहाँ हमारी पेमेंट पूरी हो तो हमसे मतलब जो भी हो सकेगा हम अधिकारियों के साथ सहमत भी होंगे, अधिकारी हमारे साथ सहमत होंगे। वहीं तोशाम थाने में कार्यरत सुरेंद्र सिंह ढाका ने अपने जन्मदिन के अवसर पर थाने में त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण किया। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ढाका लगातार पिछले 10 वर्षों से अपने जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष त्रिवेणी लगाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। सुरेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि उनकी पोस्टिंग जिस जिस थाने में हुई है वहां पर वो हर साल त्रिवेणी लगाते हैं और त्रिवेणी के साथ साथ नीम, बेरी और अन्य सैकड़ों पौधे भी वो लगाते रहे हैं। का उद्देश्य है जी पर्यावरण की शुद्धता के लिए। ये जैसा त्रिवेणी है, बर्ड, नीम, पीपल, ये ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में देते हैं और तीनों इनका मकसद भी है। तीनों में हर एक बार में पतझड़ नहीं आता और एक बार में इनमें फ्रूट नहीं लगता। तीनों में हर पौधे अलग अलग टाइम फल लगता है, तो पक्षियों को हर समय फ्रूट प्रचार मिलता है। यमुनानगर के सोम नदी में फिलहाल पानी कम है, लेकिन इस नदी में बड़ा दम है। ये वो नदी है जो अपने बाढ़ के प्रकोप से लोगों के जीवन को तबाह कर देती है, लेकिन लोगों को सोना देकर फिर उनके आंसू भी पोंछती है। जी हां, ये वो नदी है जो उगलती है सोना। क्या है पूरा रिपोर्ट देखिए। सोम नदी में बहता है सोना, सूप से निकालते हैं सोने के कण। तबाही मचाने वाली नदी उगलती है सोना। क्या है रहस्यमयी वजह? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, ये गाना है उपकार फिल्म का, जिसे यमुनानगर की सोम नदी सही साबित कर रही है। हर साल यमुनानगर जिले के विभिन्न इलाकों में तबाही मचाने वाली सोम नदी जहां कई गांवों को बर्बाद करती है, फसलें प्रभावित होती हैं, वही ये सोम नदी सोना उगलने का काम भी करती है। ये सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन इस नदी को प्राचीन काल में सोन नदी के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि इसमें सोने के कण बहकर आते हैं। जी हाँ, ये सच है कि इस सोम नदी में सोना निकलता है और उसका बकायदा सरकार को ठेका भी दिया जाता है। यमुनानगर जिले में ऐसे 3 जगह हैं जहां से सोना निकलता है। छिछरौली, बिलासपुर और साढौरा में यहां से सोम नदी गुजरकर इनको सोना देती है, जिसके लिए संबंधित इलाकों के तहसीलदार बकायदा 1 महीने पहले इलाके में ठेका देने की मुनादी करवाते हैं। उसके बाद ओपन ऑक्शन होता है, जिसमें सबसे अधिक बोली देने वाले को ठेकेदारी दी जाती है। ये ठेका जुलाई से जुलाई तक 1 साल के लिए दिया जाता है। यमुनानगर में सोम नदी है जिसके अंदर हम गोल्ड वाशिंग का ठेका देते हैं। ये 3 लोकेशन हैं, एक छिछरौली में है, एक बिलासपुर में है और एक सडोरा में। छिछरौली वाली जो लोकेशन है वो उसके ऊपर तो कोई उसका ठेका जा नहीं रहा है 2010-11 के बाद, लेकिन बिलासपुर वाली जो लोकेशन है उसका अभी भी हम गोल्ड वाशिंग का ठेका हर साल देते हैं। इस साल का भी जो ठेका 2021-22 का हमने 1,80,000 में वहाँ का दिया है। उसी तरह से जो सडोरा में है उसका अभी ठेका 6100 रुपये में गया है
मेजर जो लोकेशन है वो जो सोम नदी के ऊपर बिलासपुर में जो लोकेशन है वो मेजर लोकेशन है जहाँ पे गोल्ड वॉशिंग का सिग्निफिकेंटली जो ठेकेदार है और उसमें अमाउंट भी थोड़ी सी हैंडसम है। वहीं यमुनानगर के बिलासपुर इलाके के लिए ठेका एक बार 1,80,000 में दिया गया था, जबकि साठौरा इलाके में यह ठेका 6100 रुपए में अलॉट किया गया है और छिछरौली में पिछले 12 साल से कोई ठेकेदार सामने ही नहीं आया है। आइए आपको बताते हैं कि ये सोना आता कहां से है। वास्तव में पहाड़ी इलाकों में होने वाली वर्षा का जल स्तर इस सोम नदी में आता है और पहाड़ी इलाकों में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में हुई वर्षा के बाद सोने के कण बहकर इस नदी में आते हैं। हालांकि सोना निकालने का कार्य करने वाले अभी कुछ ही परिवार बचे हैं जिन्हें सोना निकालने की विधि आती है। ये लोग मैनुअल तरीके से रेत को इकट्ठा करके उसे पानी में लगातार धोते हैं, जिसके बाद सोने के कण अलग नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठेकेदार इन लोगों को दिहाड़ी पर रखता है और जो भी सोने के कण निकालते हैं वो उसे मार्केट में ले जाकर बेच देता है। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।